बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टेशनरी वेव्स के बारे में है। इनको हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स भी होता है। स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं वो आज इस पूरे टॉपिक में हमारा मेन कंसर्न होगा और उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास ये वेव्स किस तरह जनरेट होती हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनको स्टेशनरी वेव्स का नाम क्यों दिया जाता है। तो जैसा कि आपको नाम से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा स्टेशनरी या स्टैंडिंग से कि हमारे पास ऐसी वेव्स जो रुकी हुई होंगी या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होंगी टाइम के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से। इनको हम डिटेल में आज देखेंगे कि ये स्टेशनरी वेव्स हमारे पास होती क्या हैं। तो मेनली हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स होती हैं मेन, जिनमें एक प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी हमारे पास होती है स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, साउंड वेव्स जिस तरह आपने देखा था, या वेव्स इन स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स, ये सारी हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स कहलाएंगी। तब कहलाएंगी जब ये एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। साउंड वेव्स आपने देखा होगा कि आवाज़ हमारी साउंड एनर्जी को एक जगह से लेके ट्रैवल कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि उन्होंने हमारी साउंड एनर्जी को ट्रांसमिट किया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है। तो प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या आती है? दोज वेव विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसी वेव्स जो हमारे पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं उनको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग वेव्स। और दूसरी वेव्स होती हैं हमारे पास स्टेशनरी वेव। दोज वेव विच डू नॉट ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज स्टेशनरी वेव्स। ऐसी वेव्स जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं करती उनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। एनर्जी दोनों के पास मौजूद होती है, इसके पास भी एनर्जी मौजूद होती है, इनके पास भी एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों के पास मौजूद होगा। एम्पलीट्यूड हमारे पास एनर्जी को शो करता है। तो क्योंकि हमारे पास एनर्जी इसके पास मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, तो इनकी क्या खासियत है कि ये एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। इनकी खासियत ये होगी कि ये एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करती, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे खड़ी होकर उस एनर्जी के जरिए वाइब्रेट करती रहती हैं, ऑसिलेट करती रहती हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव की तो बहुत सारी आपने एग्जांपल्स देखी होंगी। पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वेव्स ट्रैवल करेंगी, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पत्थर के जरिए, उस एनर्जी को वेव्स लेके ट्रैवल करके किनारे तक लेके जाती हैं। या साउंड की आप एग्जांपल ले लें, आप खुद जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ को हवा वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो जाता है। और किसके ज़रिए होता है? प्रोग्रेसिव वेव्स के ज़रिए। ऐसी वेव्स को हम प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स कहते हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा स्टेशनरी वेव्स के बारे में होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ये होती क्या, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हाउ आर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड कैसे होती हैं, पैदा कैसे होती हैं। इनकी हमारे पास व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, हमारे पास प्रोग्रेसिव जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं इनको प्रोग्रेसिव वेव्स ही प्रोड्यूस करती हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव्स यहाँ पे मौजूद होंगी, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगी? वो मिल के स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। किस तरह मिल के प्रोड्यूस करती हैं? व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, दो प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दो प्रोग्रेसिव वेव्स की बात हो रही है जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो। प्रोग्रेसिव वेव ऐसी होती हैं जो एक इधर उधर ट्रैवल कर रही होती है। दो प्रोग्रेसिव वेव, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, और उनकी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग भी सेम हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब वो जा रही हो तो उनकी स्पीड भी हमारे पास सेम हो, लेकिन क्या हो? इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अक्रॉस वो ट्रैवल कर रही हो लेकिन उनकी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जिस तरह ये रेड वेव आपको नज़र आ रही है, ये रेड वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है और ये ब्लू वेव आप देख सकते हैं ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है। इस चीज़ को आप जो है रस्सी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जिस तरह हमने पहले देखा था कि हम जब रस्सी में एक क्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्रस्ट क्या करता है, इधर से ट्रेवल करता है, इधर जाके टकरा के फिर जब वापस आता है तो वो ट्रफ बन के उसमें फेज शिफ्ट हो जाता है और वो ट्रफ बन के यहाँ पे वापस आ जाता है। अब क्योंकि वो सिंगल एक ही हमारे पास लूप होता है तो वो हमारे पास जाते हुए भी और आते हुए भी किसी से इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए दो होना ज़रूरी है, दो चीज़ें होना ज़रूरी है, दो वेव्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप रस्सी को एक झटका देने के बजाय लगातार ऊपर नीचे वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि लगातार यहाँ से वेव्स इस तरफ ट्रैवल करेंगी। तो जब वेव्स इधर जाकर ट्रैवल करके टकरा के यहाँ से फिर वापस जब आ रही होंगी तो फेज शिफ्टिंग भी होगी, लगातार फेज शिफ्टिंग हो रही है, लगातार इस तरफ वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो जब हमारे पास जो पहले वाली वेव्स इधर आके टकरा के वापस जा रही होंगी, पीछे से और वेव्स आ रही होंगी, तो वो जो टकरा के वापस जा रही होंगी, जिस तरह ये रेड वाली आपको नज़र आ रहा है, तो वो नई आने वाली वेव्स के साथ क्या करेंगी, इंटरफेयर कर देंगी। तो जब वो नई आने वाली वेव्स के साथ इंटरफेरेंस करेंगी तो वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ टाइम बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दो वेव्स की वजह से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा उसकी वजह से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी। उस रिजल्टेंट वेव को हम स्टेशनरी वेव कहेंगे। तो जब हमारे पास स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाएंगी तो फिर रस्सी में आपको वेव्स इस तरह आगे पीछे ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आएंगी। फिर आपको रस्सी सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी, उसमें आपको वेव इधर उधर ट्रेवल करती हुई नहीं नजर आएंगी। तो वो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक ये हमारे पास ब्लू वेव है जो इस तरफ ट्रेवल कर रही है लेफ्ट साइड पे, और एक ग्रीन है जो राइट तरफ ट्रेवल कर रही है। ब्लू और ग्रीन वेव का आप एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और स्पीड भी आप देख सकते हैं सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए ये कंस्ट्रक्टिव करती हैं इंटरफेरेंस, कुछ टाइम के लिए ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्टिव करती हैं तो ये रेड वेव आपको नज़र आ रही होगी। जब ये रेड वेव यहाँ पे इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे जब कंस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस होगा तो ये रेड वेव हमारे पास इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और जब हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो ये रेड वेव हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। यानी हमारे पास पीरियोडिक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो लगातार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की वजह से ये वेव जनरेट हो रही है, और इस रेड वेव को आप ज़रा गौर से देखें तो ये ट्रैवल नहीं कर रही, इधर उधर राइट या लेफ्ट नहीं जा रही, सिर्फ क्या कर रही है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। ये रेड वाली हमारे पास स्टेशनरी वेव है, ये ग्रीन और ये ब्लू वाली हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स हैं या ट्रैवलिंग वेव्स हैं, जिनकी इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास ये स्टेशनरी वेव जनरेट हुई है। ये मैं स्टेशनरी वेव आपको अलहदा से थोड़ा दिखा देता हूँ। इस तरह की हमारे पास कुछ स्टेशनरी वेव होती है, और ये स्टेशनरी वेव्स आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अगर पानी में लगातार पानी को प्रेस करें, कोई प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक का गैलन आप ऊपर पानी में रख के ऊपर से उसको लगातार प्रेस करते रहें तो लगातार वेव्स जनरेट होंगी। कुछ वेव्स इस तरफ जा रही होंगी, कुछ वेव्स इस तरफ जा रही होंगी, कुछ राइट कुछ लेफ्ट। तो वो राइट लेफ्ट जाने वाली जब वापसी पे आपस में आगे एक दूसरे से टकराएंगी तो हमारे पास स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी, और फिर आपको पानी कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा। उसमें वेव्स आपको इधर उधर ट्रैवल करती हुई नजर नहीं आएंगी, सिर्फ पानी ऊपर नीचे इस तरह ऑसिलेट कर रहा होगा। तो उस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाएंगी। तो स्टेशनरी वेव्स हमारे पास उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात क्या आती हैं उनको हम अब डिटेल में देखेंगे। उनको मैथमेटिकली हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की क्या खुसूसियात होती हैं और उनकी प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, उनके बेसिक हमारे पास प्रोडक्शन कब होगी, किस तरह होगी। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 276 है।
ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब स्टेशनरी वेव्स हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे रस्सी है, रस्सी में हमारे पास स्टेशनरी वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारे पास एक रस्सी है, ये वाली, इस रस्सी को हमने यहाँ से भी बांधा हुआ है और यहाँ से भी बांधा हुआ है, दोनों साइड से हमने रस्सी को क्या कर दिया, बांध दी है, फिक्स कर दी है। अब इस रस्सी में हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करनी है। जब हम इस रस्सी में एक पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो पल्स इस तरफ जाएगी, उसके पीछे हम दूसरी पल्स, तीसरी पल्स, इसी तरह लगातार हम क्या करें, एक वेव जनरेट करेंगे। तो वेव्स क्या करेंगी, इस तरफ ट्रैवल करेंगी और फिर वापस आएंगी, और वापसी जाने में और वापसी आने में जाने वाली वेव्स आने वाली वेव्स आपस में टकराएंगी, तो हमारे पास इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से हमारे पास स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाएंगी। तो स्टैंडिंग वेव्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। रस्सी में जो वेव्स होती हैं हमारे पास, रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स, उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स जिनमें हमारे पास पार्टिकल्स परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे होते हैं वेव की डायरेक्शन की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स होती है, जो इसका ऑपोजिट होती है, ट्रांसवर्स वेव्स का ऑपोजिट होती है। और ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास रस्सी वाली वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो साउंड वेव्स के बारे में हमारे पास जो हमारे पास स्टेशनरी साउंड वेव्स के बारे में है, उसमें हम साउंड वेव्स के बारे में या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एक रस्सी है जिसको हमने दोनों तरफ से टाई कर दी है, बांध दी। इस रस्सी को हमने क्या किया है, यहाँ से दरमियान से, यहाँ से ये रस्सी समझिए हमारे पास एक रबर बैंड है, इसको हमने यहाँ से खींचा है नीचे की तरफ। हमने क्या किया है, रस्सी को नीचे की तरफ खींचा है, इसको हम कहते हैं प्लग करना। हमने इसको प्लग किया है। जब हम इसको प्लग करके छोड़ेंगे तो ये कि रस्सी क्या करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये एंड फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं किसी किस्म की आपको वेव लेफ्ट या किसी किस्म की वेव आपको राइट ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आएंगी। इसमें हमारे पास स्टेशनरी वेव किस तरह प्रोड्यूस हुई है, जब हम इसको प्लग करेंगे तो एक पल्स हमारी इस तरफ ट्रेवल करेगी, प्लग करके जब हम इसको छोड़ेंगे एक पल एक हमारे पास इस तरफ ट्रेवल करेगी। तो जब वो वापस यहाँ से टकरा के, दोनों पल्सेस यहाँ से टकरा के वापस आएंगी, तो वापसी पे क्या करेंगी, वो एक दूसरे के साथ इस पोजीशन पे एक दूसरे के साथ वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी, जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखेंगे कि वो पल्सेस लगातार इधर उधर ट्रेवल करती रहेंगी अगर हम लगातार इसको ऑसिलेट करते रहते हैं दरमियान से। ये हम कहाँ से रस्सी को ऑसिलेट करवा रहे हैं, दरमियान से। यानी दरमियान से लगातार आप इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे तो लगातार वेव्स जनरेट होंगी। कुछ वेव इधर जाएंगी, कुछ वेव इधर जाएंगी, यहाँ से टकरा के वापस, यहाँ से टकरा के वापस। तो जब वो टकरा के वापस आएंगी इंटरफेरेंस होगी, तो आप देखेंगे रस्सी कभी मीन पोजीशन पे आएगी, इस पोजीशन पे आएगी मीन पोजीशन पे, और ये तब आएगी जब हमारे पास दोनों वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। और कभी रस्सी हमारे पास, ये आप देखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी, और ये कब होगा, जब दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वेव जनरेट हो गई है जो ना लेफ्ट ट्रेवल कर रही है ना राइट, सिर्फ क्या कर रही है, ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रही है, अपनी जगह पे खड़े होके ऑसिलेट कर रही है।
ऐसी वेव को हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। और ये रस्सी में हमने क्या किया, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस की। अब इस रस्सी में देख सकते हैं कि आप हमारे पास एक ही पल्स प्रोड्यूस हुई है, इसको हम कहते हैं वन लूप। एक लूप हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वन लूप, एक लूप हमने पैदा किया है यहाँ पे इस रस्सी में। हम एक से ज़्यादा लूप भी जनरेट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम रस्सी को कहाँ से ऑसिलेट करवा रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है और उसको हम F1 से जाहिर करते हैं। F1 हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है और हमारे पास F1 उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे जब हमारे पास सिंगल लूप, वन लूप जनरेट हो रहा होगा। रस्सी में जब हमारे पास वन लूप जनरेट हो रहा होगा उस टाइम हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस रस्सी के ऊपर नीचे होने की, ऑसिलेट करने की जो हमारे पास स्पीड होगी, ये एक सेकंड में कितनी दफ़ा ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है, उस ऑसिलेशन को हम कहेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो पूरी वेव होती है वो कुछ इस तरह की होती है और पूरी वेव का जो हमारे पास वेव लेंथ होती है वो कितनी होती है, लैम्डा होती है। वेव लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है और इसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। अब अगर मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, ये मेरे पास आधी वेव है, सिंगल लूप, तो आधी वेव में मेरे पास उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, सिंगल लूप, एक लूप जनरेट हुआ है, यहाँ पे एक ही लूप आपको नजर आ रहा है ना, तो एक लूप होगा तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 होगी। और इस रस्सी की लेंथ को हमने L से जाहिर किया। अगर हम इस रस्सी की लेंथ को L से जाहिर करें तो जितनी हमारे पास लेंथ होगी इस रस्सी की उतना ही हमारे पास लैम्डा बाय 2 होगा, यानी जितनी रस्सी की लंबाई है उतनी ही हमारे पास वेव लेंथ भी है यहाँ पे इस टाइम। तो हम यूँ लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाय 2 इज इक्वल टू L। ये हम इसको लैम्डा 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रस्सी को मुख्तलिफ पोजीशन से प्लग करेंगे, मुख्तलिफ पोजीशन से ऑसिलेट करेंगे, कभी मिडल से करेंगे, कभी इधर से करेंगे, कभी इस साइड से करेंगे। तो मुख्तलिफ पोजीशंस पे हमने चेक करना है कि हमारे पास किस किस्म के और कितने लूप्स बनते हैं। तो जब हम मिडल से इसको ऑसिलेट करेंगे तो हमेशा हमारे पास सिंगल लूप बनेगा, ठीक है। उस सिंगल लूप के लिए जो हमारे पास लैम्डा था उसको हमने लैम्डा 1 बाय 2 का नाम दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रस्सी की लंबाई कितनी है, L है, और हमारे पास रस्सी की लंबाई कितनी है, L है, और हमारे पास जो लैम्डा है इस पूरी वेव का जो वेव लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 है। तो लैम्डा बाय 2 को हम इज इक्वल टू L भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2L, ठीक है। यानी इस पूरी वेव अगर आगे इसको बढ़ाया जाए तो हमारे पास लंबाई का डबल होगी, इस वेव की जो वेव लेंथ होगी इसकी लंबाई की, रस्सी की लंबाई का डबल होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाफ वेव जनरेट हो रही है, एक लूप बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे वेव लेंथ लैम्डा बाय 2 के बराबर है, ठीक है। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी कि इस वेव की हमारे पास ये जो स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है या स्टेशनरी वेव जनरेट हुई है, इस स्टेशनरी वेव की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसको मैंने कहा था कि हमारे पास क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, या इसको हम यूँ कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। इसका नाम हम क्या रखते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। जिस तरह हमने देखा था ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि हमारे पास पार्टिकल एक ही जगह पे खड़ा होकर ऑसिलेट कर रहा होता है, ऊपर नीचे या इधर उधर इधर उधर इधर। वो पार्टिकल आगे पीछे ट्रैवल नहीं कर रहा होता इस तरह, बल्कि एक जगह पे खड़ा होके ऊपर नीचे। तो स्टैंडिंग वेव में हमारे पास क्या है, तो वेव अब एक जगह पे खड़ी होके ऊपर नीचे हमारे पास क्या कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको हार्मोनिक का लफ्ज
मिलेगा। और हार्मोनिक का लफ्ज़ हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी ऑसिलेशन हो रही हो। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे खड़े होकर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे रस्सी के पार्टिकल अपनी पोजीशन पे खड़े हो गए, रस्सी अपनी पोजीशन पे खड़ी होकर, वेव्स अपनी पोजीशन पे रुक के ऑसिलेट कर रही होंगी ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है, या इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दो नाम मैंने आपको बताए। तो जैसा कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी, लेमडा हमारे पास वेव लेंथ होती है, वी हमारे पास स्पीड होती है। ठीक है, तो स्पीड हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। ये लेमडा इधर से इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। हम पहली जो है ना पहला केस सॉल्व कर लें, इसलिए हमने इसको नाम 1 का नाम दिया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट केस हमारे पास क्या आ जाएगी, वी ओवर लेमडा 1, और लेमडा 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2L। इस लेमडा 1 की जगह पे हम यहाँ पे 2L पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, v ओवर 2L। तो F1 इज इक्वल टू v ओवर 2L। अब हमारे पास लेमडा को तो हमने रिप्लेस कर दिया कि लेमडा को फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप रस्सी की लंबाई को 2 से ज़रब दें, आपके पास लेमडा निकल आएगा। लेमडा तो निकालना आसान हो गया, लेकिन मसला क्या रह गया कि हम वेलोसिटी ऑफ वेव्स कैसे निकालें। अगर हम वेलोसिटी का, ये हमारे पास फार्मूला होता है अगर हम स्टेशनरी वेव्स की ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें। जिस तरह हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखा था ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए v हमारे पास किसके बराबर था, अंडर रूट ई ओवर रो। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव्स की जब हम बात कर रहे थे, तो साउंड वेव्स की स्पीड हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही थी, इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे। किस चीज़ की इलास्टिसिटी, मीडियम की इलास्टिसिटी, और किस चीज़ की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी। तो इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो भी मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास मीडियम रस्सी है, रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव जब इस रस्सी में से ट्रैवल करेंगी तो रस्सी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास वो वेव्स, उनकी स्पीड हमारे पास रस्सी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगी कि रस्सी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। रस्सी हमारे पास मीडियम है, उस मीडियम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास जो हमने डिराइव किया वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास वेलोसिटी डिपेंड करेगी टी के ऊपर। यहाँ टी टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे टी हमारे पास क्या है, टेंशन, क्योंकि रस्सी में हमारे पास क्या होती है, टेंशन होती है। टी टेंशन है, एल लेंथ ऑफ दी रोप, रस्सी की लंबाई या स्ट्रिंग की लंबाई, एम मैस ऑफ दी रोप, रस्सी का मैस। इन तीन चीज़ों पे स्पीड ऑफ दी वेव डिपेंड करती है। किस तरह डिपेंड करती है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप रस्सी को काफ़ी खींच के रखें, बहुत ज़्यादा खींच के रखें, उस टाइम आप उसमें वेव प्रोड्यूस करें, यानी रबर बैंड को आप बिल्कुल खींच के उसमें वेव प्रोड्यूस करें, उसको प्लग करें, तो वेव काफ़ी तेज़ स्पीड से ट्रैवल करती है, हाई स्पीड से। लेकिन अगर आप रस्सी को ढीला करके उसमें वेव प्रोड्यूस करते हैं, रस्सी को ढीला करके आपने दीवार से रस्सी बांधी है, उसको बिल्कुल ढीला करके उसमें वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेव बहुत स्लो ट्रैवल करेंगी। यानी जितनी टेंशन आप जितना खींच के रखेंगे उतनी टेंशन ज़्यादा, तो जितनी टेंशन ज़्यादा होगी हमारे पास उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो टेंशन और स्पीड हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ है मैस। मैस हमारे पास पहले लेंथ को देख लें, लेंथ भी हमारे पास क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। जितनी लंबी रस्सी होगी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा उसमें स्पीड होगी वेव्स की। तीसरी चीज़ है हमारे पास
मैस। जितनी भारी रस्सी होगी, जितनी मोटी रस्सी होगी, उसमें हमारे पास वेव की स्पीड उतनी कम होगी। बारीक रस्सी और खींची हुई रस्सी, बारीक रस्सी और खींची हुई रस्सी हो तो हमारे पास वेव की स्पीड हाई होगी। मोटी रस्सी और ढीली रस्सी होगी तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है किसके लिए, हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स इन स्ट्रिंग के लिए, जो रस्सी में वेव्स होती हैं या जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड का फार्मूला हमारे पास ये हो गया। यहाँ से हम वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी फाइंड करके हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t क्रॉस l डिवाइडेड बाई m। इसको हमने यहाँ पे पुट किया। 2l हमारे पास नीचे उसी तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2l वैसे ही है। v की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये पूरा अंडर रूट t क्रॉस l डिवाइडेड बाई m। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी रस्सी है जिसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल हमारे पास रस्सी है, उसकी लंबाई L है, जो हमारे पास पीछे रस्सी थी उसकी लंबाई हमारे पास क्या है, L है, और उसका जो मैस है, पूरी रस्सी का जो मैस है वो हमारे पास कैपिटल M है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ 1 मीटर की रस्सी को कंसीडर करें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो 1 मीटर में करेक्टरिस्टिक होंगी वही पूरी रस्सी में भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो अगर हम एक रस्सी की लंबाई को 1 मीटर ले लेते हैं तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और मैस हमारे पास यहाँ पे टोटल मैस था कैपिटल M, तो ये हमारे पास इस हिस्से का कितना मैस हो जाएगा, स्मॉल m। तो जब हम मैस पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर, 1 मीटर की बात करें जब हम, तो उस टाइम हमारे पास m ओवर l की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास L ओवर m है। ठीक है, आगे जाके हमने क्या किए, L ओवर m की जगह पे, वहाँ पे L ओवर m था, यहाँ m ओवर l है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर m। इस पूरे की जगह हमने सिर्फ स्मॉल m रिप्लेस कर दिया, L को हमने 1 कर दिए, कैपिटल M की जगह हमने स्मॉल m रिप्लेस कर दिए। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2L अंडर रूट T बाई M। दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं हम इसको। ये जो F1 आई है हमारे पास, और ये कब होगी, जब हमारे पास सिंगल लूप होगा, जब हम उस रस्सी को दरमियान से प्लग करेंगे, या उस रस्सी कह लें या रबर बैंड कह लें, उसको हम दरमियान से ऑसिलेट करवा रहे होंगे, तो हमारे पास सिंगल लूप जनरेट होगा। जब हम उसको खींच के छोड़ देंगे तो क्या करेगी, रस्सी ऊपर नीचे एक लूप में ऑसिलेट करेगी। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या किया हमने, स्ट्रिंग प्लग्ड एट क्वार्टर लेंथ। क्वार्टर लेंथ का मतलब ये है कि 1/4। पहले हम हाफ लेंथ पे उसको प्लग कर रहे थे ना, ये टोटल लेंथ थी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल लेंथ थी। हमने कहाँ से इसको प्लग किया था, लेंथ 1/2 से। जब हम उसको मिडल से, हाफ से प्लग कर रहे थे, तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हाफ का हाफ, 1/4, यानी पूरे 1 का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा कहाँ पे बनेगा, 1/4 यहाँ पे बनेगा। तो अगले केस में, सेकंड केस में हम 1/4 से प्लग करेंगे, थर्ड केस में हम 1/4 का भी आधा उससे प्लग करेंगे। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कहीं से प्लग कर रहे हैं, स्प्रिंग को यहाँ से खींच के हमने छोड़ दिया। तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह के 2 लूप्स बनेंगे।
इस दो लूप्स में आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है ना, जो रस्सी का हिस्सा फिक्स होता है, जिसके पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं कर रहे होते, उस फिक्स हिस्से को हम कहते हैं नोड्स, और इनको हम n से जाहिर करते हैं। ये n2 है, ये n1 है, नोड 1 नोड 2। और जो हमारे पास वो हिस्सा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर रहा होता है, ये हिस्सा आप देख सकते हैं, इस हिस्से के जो हमारे पास, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। ये हमारे पास एंटी नोड है, ये हमारे पास नोड्स हैं। यहाँ पे दो नोड्स हैं और सिंगल एंटी नोड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 1 2 3, 3 नोड्स हैं, और हमारे पास कितने एंटी नोड्स हैं, 1 2, 2 एंटी नोड्स जनरेट हुए हैं और 3 नोड्स जनरेट हुए हैं। और ये कब हुआ है, जब हमने रस्सी को क्वार्टर लेंथ से प्लग किया है, क्वार्टर लेंथ से हमने उसको खींच के छोड़ा है। तो हमारे पास इस तरह के दो लूप बनेंगे। अब दो लूप देख सकते हैं आप, कुछ एक लूप इस तरह का है ना, ये इस तरह के हमारे पास लूप बने हैं, एक लूप ये वाला और दूसरा लूप ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पूरी एक वेव बन गई हमारे पास। अब पूरी वेव की जो हमारे पास वेव लेंथ होगी, जाहिर सी बात है वो कितनी होगी, लैम्डा होगी। जबकि हमारे पास इस पूरे रस्सी की लंबाई को हमने क्या कहा था, ये किसके बराबर है, हमारे पास एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल इज इक्वल टू लैम्डा है, जितने एल था, जितनी लेंथ थी रस्सी की, उतना ही हमारे पास स्टेशनरी वेव की वेव लेंथ होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल। अब इसने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया है, ये असल में जनरलाइज करने के लिए। जब हम रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे ना, अभी हम एक लूप के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इसी तरह आगे n लूप्स के लिए देखेंगे, तो हमने क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को जनरलाइज करना होगा। तो रिजल्ट को उसने जनरलाइज करने के लिए क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास लैम्डा 2 किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है। उसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी हमारे पास क्या आ गया, सेकंड हार्मोनिक, पहले था फर्स्ट हार्मोनिक, अब हम सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमने F2 का नाम दिया। सेकंड हार्मोनिक में हमारे पास कितने लूप्स होंगे, 2 लूप्स होंगे। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, लेकिन यहाँ F2 है तो लेमडा 2 आ जाएगा। स्पीड ऑफ वेव हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फार्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था ये वाला, इस फार्मूले में आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ वेव टेंशन पे, लेंथ पे और मैस ऑफ स्ट्रिंग पे, या रस्सी के मैस पे, रस्सी की लंबाई पे और रस्सी की टेंशन पे डिपेंड कर रही। तो ये तीनों चीज़ें हम किसी भी केस में तब्दील नहीं कर सकते, रस्सी हमारे पास सेम है तमाम केसेस में। तो रस्सी सेम है तो इसका मतलब है हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी के साथ हमने 1 2 3 इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा 2, और लेमडा 2 किसके बराबर है, L के बराबर है, जैसे ये ऊपर है। तो यहाँ से V की जगह हमने, लेमडा की जगह यहाँ पे हमने L पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, F2 इज इक्वल टू वी ओवर L। वही V की वैल्यू जो हमने पीछे डिराइव की थी, ये वाली, इसी को हमने फिर दोबारा इस्तेमाल किया, तो हमारे पास F2 क्या आ गया, 1 ओवर L अंडर रूट T ओवर N। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 ओवर 2L अंडर रूट T ओवर N। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने का हमें एक फ़ायदा भी हुआ है, ये हमारे पास F1 की वैल्यू है ना, ये वाली F1 की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 2L अंडर रूट T बाई M। 1 ओवर L अंडर रूट T बाई M तो हमारे पास पहले से आ रहा था, हमें क्या चाहिए था, नीचे एक 2 चाहिए था ताकि हम इसको F1 कह दें। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो डिवाइड वाला 2 इसके साथ पूरे के साथ मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास,
F1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 2 हमारे पास उसी तरह बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि F2 हमारे पास किसके बराबर है, 2 टाइम्स F1 के बराबर है। पहले हमारे पास सिंगल लूप जनरेट हो रहा था और उसमें जो रस्सी की फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास कितनी थी, F1 थी। अब हमारे पास 2 लूप्स जनरेट हो रहे होंगे और 2 लूप्स में हमारे पास रस्सी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 होगी, जो कि सिंगल जो लूप वाली थी उसका डबल होगी। पहले यानी कि हमें जिस फ्रीक्वेंसी से हम पहले उस रस्सी को ऑसिलेट करवा रहे थे, अब हमें उस फ्रीक्वेंसी के डबल से ऑसिलेट करवाना होगा इस पोजीशन पे, तब जाके हमारे पास क्या होगा, 2 लूप जनरेट होंगे, तब हमारे पास सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम रस्सी स्ट्रिंग प्लग एट 1/6 छठे हिस्से पे रस्सी के 6 हिस्से कर दिए और छठे हिस्से से हमने उसको खींच दिया, छठे से उसको हमने क्या किया, प्लग किया। तो उस छठे हिस्से से जब हम प्लग करेंगे तो हमारे पास 2 के बजाय 3 लूप जनरेट होंगे। पहले हमने 1/4 से किया, उससे पहले हमने हाफ से किया, हाफ के बाद 1/4 के बाद हमने 1/6 यानी पूरी रस्सी के छठे हिस्से से यहाँ कहीं से हमने उसको प्लग करके छोड़ दिया। तो यहाँ से जब हम प्लग करेंगे तो हमारे पास 3 लूप जनरेट होंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितने नोड्स बन रहे हैं, N1 N2 N3 N4, 4 नोड्स बन रहे हैं और एंटी नोड 1 2 3 एंटी नोड्स बन रहे हैं। When the same string is plugged at 1/6 of its length, its characteristic frequency F3, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F3 कहलाएगी। ठीक है, ये हम थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम F3 का नाम देंगे और लैम्डा को हम लैम्डा 3 का नाम देंगे। वही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 टाइम्स लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 हिस्से हैं ना, एक ये आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कितनी वेव बन रही है, एक ये पूरी वेव यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव होगी और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आधी वेव होगी। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, लैम्डा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, हमने क्या करना है, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2। लंबाई वही है हमारे पास रस्सी की L, तो यहाँ पे L किसके बराबर है, 3 लैम्डा बाय 2 के। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, या अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें, जैसे हम पहले भी लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L/3। ये हमारे पास आ गई लैम्डा 3 की वैल्यू। इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे। F3 की वैल्यू के लिए हम F3 वही वाला फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। F3 है तो V ओवर लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3/2 L, ये हमने 2/3 L, सॉरी ये 2/3 L हम पुट कर देंगे यहाँ पे V की जगह पे, यहाँ पे जो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 3/2 V ओवर L। ठीक है, और इसमें फिर हम दोबारा वो पुट कर देंगे यही वाला फार्मूला F1 वाला, F1 किसके बराबर थी, 1/2L √T/m। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़, इसको जब हम सॉल्व करेंगे V/2L को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे
v बाई एल का हमने देखा था सोल्यूशन, हमारे पास क्या आ रहा था, v बाई एल का सोल्यूशन आ रहा था 1/l अंडर रूट टी ओवर एन। तो v बाई 2l का क्या आ जाएगा, 1/l अंडर रूट टी बाई एन, और साथ 2 आ रहा होगा। ठीक है, इस सारे को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास f3 किसके बराबर आ जाएगा, 3f1 के बराबर आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व करके उससे देखना है, हमारे पास f3 किसके बराबर आ जाएगा। v की जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, ये जो हमने v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, इसको हमने वहीं पे पुट करना है, यहाँ पे इस जगह पे हमने v की वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f1 के बराबर आ जाएगा। ये जो नीचे वाला 2 है, ये इसके साथ मिलके हमारे पास f1 चला जाएगा, और जो बाहर वाला 3 है, ये 3 हमारे पास उसी तरह बाहर रहेगा। f3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f1। ठीक है, इसी रिजल्ट को मैंने जनरलाइज किया है, इसको मैंने यहाँ पे साइड पे देखें आप, यहाँ पे देखें, तो λ1 हमने क्या निकाला था, λ1 इज इक्वल टू 2l। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, λ1 इज इक्वल टू 2l, λ2 इज इक्वल टू l, λ3 इज इक्वल टू 2l बाय 3। तो λ1 इज इक्वल टू 2l, λ2 इज इक्वल टू 2l बाय 2। जिस तरह मैंने कहा था कि हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जनरलाइज करने के लिए। तो λ3 इज इक्वल टू 2l बाय 3। तो ये आप ऊपर देखें 2l सब के लिए सेम आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, पहले के लिए 1 था, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो λn क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2l वैसे ही रहेगा, नीचे 1 2 3 4 5 6 चलते चलते n तक। तो λn किसके बराबर आ जाएगा, 2l बाय n। ये हमारे पास जनरलाइज आ गया, जनरलाइज फार्मूला आ गया। यानी अगर आप रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस स्टैंडिंग वेव का आप लैम्डा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वो n की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमारे पास डिपेंड करेगा 1 लूप है, 2 लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं, कितने लूप्स हैं। तो जितने लूप्स होंगे उतनी हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। तो बस हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास रस्सी की लंबाई हमें मालूम होगी, n की वैल्यू हम लूप से पता कर लेंगे, कितने लूप्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे पुट करके हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो रस्सी में वेव प्रोड्यूस हो रही है, स्टेशनरी वेव, उसकी वेव लेंथ कितनी होगी। तो स्टेशनरी वेव की वेव लेंथ फाइंड करना हो तो ये जनरलाइज फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को जनरलाइज करें, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास f1 का फार्मूला क्या था, ये हमारे पास f1 का फार्मूला था, ये हमारे पास f1 का फार्मूला था 1/2l अंडर रूट टी बाई एम। फिर हमने क्या कहा था, f2 किसके बराबर है, 2 टाइम्स f1 के बराबर है। और f3 हमने निकाला था, f3 किसके बराबर है, f3 3 टाइम f1। f4 किसके बराबर होगा, 4 टाइम f1। f5 5 टाइम f1। इसी तरह चलते चलते fn किसके बराबर होगा, n टाइम्स f1। f1 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 1/2l अंडर रूट टी बाई एम के बराबर है। इस f1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, n मेरे पास बाहर वैसे ही रहेगा 1/2l अंडर रूट टी बाई एम। तो इसको हम फार्मूले को लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू n/2l अंडर रूट टी बाई एम। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का। कि आप अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं कि जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें n उसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, जितने लूप्स जनरेट हुए हैं उतना हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और रस्सी की लंबाई, रस्सी में कितनी टेंशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने, और रस्सी का पर यूनिट मैस कितना है हमारे पास, वो हमने यहाँ पुट कर दें। सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास किसी भी हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या 100 हार्मोनिक भी है ना, 100th हार्मोनिक, उसके लिए भी आप फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। ये दो हमारे पास क्या है, लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी f के लिए हमारे पास जनरलाइज्ड फार्मूले। ठीक है, इस पूरे जो हमने यहाँ पे ये सारा कुछ वर्किंग की है मैथमेटिकल, ये हमने वेव के किसके लिए की है, स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कि स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वगैरह वगैरह।
तो इस पूरे जो हमने यहाँ पे आज काम किया, इस काम से हमें जो कंक्लूजन निकला है हमारे पास दो हैं। फ्रॉम अबव डिस्कशन वी गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन। दो रिजल्ट्स हमने फाइंड किए हैं। एक तो ये कि स्ट्रिंग ऑलवेज रेजोनेट इन होल सेगमेंट वेयर अ सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट नोड। इसको सेगमेंट कह रहा है, ठीक है। ये एक हिस्सा दो नोड्स के दरमियान कह रहा है, जो हिस्सा है उसको एक सेगमेंट। इसमें दो सेगमेंट्स हैं, इसमें तीन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। वो सिंगल सेगमेंट की बात कर रहा है कि सिंगल सेगमेंट में रस्सी क्या करेगी, हमेशा ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, ठीक है। और आपने देखा भी है कि हमारे पास दो नोड्स के दरमियान रस्सी क्या कर रही है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। और नोड अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। यहाँ वाले पार्टिकल और यहाँ वाले पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स हैं, जबकि दरमियान वाले पार्टिकल ऊपर नीचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे रेजोनेट्स का मतलब यही है कि वो दो नोड्स के दरमियान रस्सी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, जितना एम्पलीट्यूड पॉसिबल होगा उतने एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगी, ठीक है। एक तो ये हमने रिजल्ट फाइंड किया। दूसरा ये कि स्ट्रिंग्स फास्टन firmly at its two ends will resonate only if its whole number multiple of half wavelength long। या इसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो कि हमारे पास रस्सी में स्टैंडिंग वेव्स तभी प्रोड्यूस होंगी जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो हम फ्रीक्वेंसी उसको दे रहे हैं, हम हाथ के ज़रिए उसको ऑसिलेट कर रहे हैं ना। अगर हम हाथ के ज़रिए उसको ऑसिलेट करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या तो F1 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। या F1 का डबल होनी चाहिए, या F1 का 3 गुना, या F1 का 4 गुना, और इसी तरह n टाइम्स। यानी ये कह लें कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए पहली फ्रीक्वेंसी का, तब हमारे पास स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी। अगर इन तमाम फ्रीक्वेंसीज में से कोई और फ्रीक्वेंसी आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तब हमारे पास स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं होंगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास, जिस तरह हमने रेजोनेंस में देखा था कि एक खास फ्रीक्वेंसी होगी F1, जिसको हम कहते थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब हमारे पास रेजोनेंस होती थी। तो यहाँ पे भी एक खास फ्रीक्वेंसी जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी तो मैक्सिमम ऑसिलेशन होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डबल होगी, ट्रिपल होगी, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगी, तब भी हमारे पास रेजोनेंस जनरेट हो सकती है। इसी तरह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जब हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, या n गुना हो जाए, तब भी हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स रस्सी में हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यही इसने यहाँ पे इस पॉइंट में कहा है, लेकिन इसने लैम्डा की फॉर्म में कहा है, आप इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा की फॉर्म में वो ये कहना चाह रहा है कि दस स्ट्रिंग्स फास्टन firmly at its two end will resonate only if its whole number multiple of half wavelength long lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2। यानी कि हमारे पास जब वेव लेंथ्स लैम्डा बाय 2 हो या लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल हो, तब हमारे पास रस्सी रेजोनेट करेगी। अगर हमारे पास वेव लेंथ लैम्डा बाय 2 या उसका मल्टीपल नहीं है, तब हमारे पास वो रस्सी रेजोनेट नहीं करेगी, यानी रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, वी आल्सो सी दैट as the string vibrates in more and more loops, its frequency goes on increasing and the wavelength gets correspondingly decreasing. However, the product of the frequency and wavelength is always equal to the velocity of the waves. तो v is equal to f lambda, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि v is equal to f lambda होता है ना हमारे पास। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, सॉरी ये लैम्डा है हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास, ठीक है। v मैंने क्या कहा था, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रस्सी पे डिपेंड कर रहा है कि रस्सी की टेंशन कितनी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी का मैस कितना है। वो तीनों चीज़ें मैंने कहा था हम चेंज रास्ते में नहीं कर रहे, किसी भी केस में हम चेंज नहीं कर रहे। तो वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने देखा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर थी, फ्रीक्वेंसी f1, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 का डबल थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 का 3 गुना थी। फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक उसमें 1 नंबर का इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, तो लैम्डा को क्या करना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ताकि हमारे पास वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास लैम्डा था 2l, फिर लैम्डा क्या आ गया, l, 2 से कैंसिल हो गया, l आ गया, यानी पहले डबल था फिर सिंगल आ गया, फिर उसके 2l डिवाइडेड बाई 3 यानी इससे भी छोटा हो गया, l से भी छोटा हो गया। तो जिस तरह आगे आगे जाते जाएंगे हमारे पास लैम्डा क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लैम्डा क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी आप देखें क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दोनों में इन्वर्स रिलेशन है और ऐसा ही हो रहा है। लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ आप देख रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी बड़ी वेवलेंथ थी हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ हमारे पास कितनी सी है, सिर्फ इतनी सी। यहाँ पे आप देखें वेवलेंथ बिल्कुल ही छोटी होगी। तो जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं वेवलेंथ हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में 2 पॉइंट में वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ओवरऑल कहने का उसका ये मतलब है कि रस्सी है ना, फॉर एग्जांपल मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक रस्सी है ना, उसको हम हाथ से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जितनी तेज़ी से हम ऑसिलेट करते जाएंगे उतने ज़्यादा लूप बनते जाएंगे, और जितने ज़्यादा लूप बनते जाएंगे उतने ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लूप्स होते हैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ज़्यादा लूप होंगे उतने छोटे छोटे लूप भी तो होंगे ना। तो लूप जितने छोटे छोटे लूप होंगे उतनी वेवलेंथ छोटी होगी। तो जितने ज़्यादा आप तेज़ी से ऊपर नीचे उसको वाइब्रेट करेंगे उतने ही ज़्यादा लूप जनरेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और उतना ही कम वेवलेंथ होगी हमारे पास। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो वेवलेंथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।